सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी जून 2023 में भारत और किस देश के बीच एकता अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा मालदीव। यह है एकता अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच में हुआ। ये एक नेवल एक्सरसाइज है और कब से कब तक पूछोगे तो 4 जून से लेके 3 जुलाई तक। ये इस बार इसका 6वां संस्करण है और कहां पे हुआ? हिंद महासागर में। वैसे भारत और मालदीव के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है, इक्विवेरिन एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, भारत जो है ये मालदीव में एकता बंदरगाह, एकता पोर्ट भी बना रहा है। तो एकता से आपको याद रहेगा, एकता एक्सरसाइज या एकता बंदरगाह संबंध है मालदीव से। अच्छा, यहां पे एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं पहले कि जो हमारा लक्षद्वीप है उसका जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है वो है मिनिकॉय द्वीप। तो यूं बताओ, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है या कौन सा डिग्री अक्षांश है? तो आंसर होगा 8 डिग्री। उसी तरह से लक्षद्वीप की जो कैपिटल है कवरत्ती, तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल ये किनके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री अक्षांश। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, तीनों ध्यान रखना। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी 2023 में आयोजित हुई है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, नाटो देशों ने आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। कहां पे? फिनलैंड में। अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे? बाटम, इंडोनेशिया में। अभी अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुआ था भारत और यूके के बीच में। कहां पे? यूके में। और यूके के साथ हमने कोंकण अभ्यास भी किया था अरब सागर में। वैसे अभी हमने श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भी किया था कोलंबो में। अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज किया था हमने पश्चिम बंगाल में। और सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किया था राजस्थान के जोधपुर में। अभी फ्रांस के साथ हमने फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। और अभी भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हुआ था पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी जापान के साथ एक तो धर्मा गार्जन और एक वीर गार्जन एक्सरसाइज हुआ था जापान में ही। अभी तारकश एक्सरसाइज कहां पे हुआ था? चेन्नई में हुआ था। अभी मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ हमने पहला एक्सरसाइज किया था साइक्लोन 1 नाम से राजस्थान के जैसलमेर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को। तो खाद्य मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। अच्छा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। एक तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम, इटली में। अभी आपको याद है 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे और 5 जून को अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। तो जून के ये इंपॉर्टेंट डेज, इनको भी साथ में याद रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा ये भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो अभी हमारे जो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, अभी उन्होंने चेन्नई और श्रीलंका के बीच में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जिसका नाम है MV एक्सप्रेस, इसको रवाना किया या इसको हरी झंडी दिखाई। तो ये भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज सेवा है जो शुरू हुई है तमिलनाडु के चेन्नई और श्रीलंका के बीच में। तो ये क्रूज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और त्रिकोमाली पोर्ट पर पहुंचेगा। हम्बनटोटा पोर्ट ये आपने कई बार सुना होगा, जिस पे चाइना का कब्जा है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये शुरू हुई थी अभी वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, जिसकी लंबाई कितनी होगी, मतलब ये कितनी यात्रा तय करेगा? 3200 किलोमीटर की। और इस क्रूज का नाम क्या क्या है? MV गंगा विलास है।
और ये जो भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवा है, इस क्रूज का नाम क्या है? MV एक्सप्रेस है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया था? मुंबई में। और बताओ पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलेगी? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? केरल का कोच्चि है। जल मेट्रो यानी कि यहाँ पे बैटरी वाली बोट चलेगी, तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में नालंदा नाम की बुक को किसने लिखा? आंसर होगा अभय के। तो प्रसिद्ध लेखक अभय के ने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है नालंदा। तो इस बुक में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना से लेकर इसके दुर्भाग्यपूर्ण विनाश और 21वीं सदी में इसके पुनरुत्थान तक के बारे में इस बुक में बताया गया है। किसने लिखा है? अभय के ने लिखा है। बाकी शुभ्रा गुप्ता अभी इरफान खान के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम है इरफान खान अ लाइफ इन मूव्स। मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम से बुक लिखी है। और सलमान रुश्दी विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी इन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं चुना गया है? नहीं पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा भारत को। एक्चुअली में अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना है। 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। और वे कौन कौन से 5 देश हैं? स्लोवेनिया, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गुयाना और कोरिया गणराज्य। कब से कब तक के लिए? 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2024 और 2025 के लिए। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वैसे इसकी स्थापना होती 1945 में। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं। वो 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। इनके पास होती है वीटो पावर। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2-2 सालों के लिए चुने जाते हैं। भारत भी कई बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। अभी आखिरी ये 2021 और 2022 के लिए था। वैसे हम परमानेंट मेंबर बन जाएं, लेकिन जो मुसीबत की जड़ है वो चाइना है। वो अपनी टांग अड़ा देता है हर बार। उसके पास वीटो पावर है ना, वीटो पावर का यही फायदा उठाता है, गलत इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं ना, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। मतलब वीटो पावर का मतलब क्या हो गया? कोई भी डिसीजन आया और कोई भी एक व्यक्ति ने या कोई भी एक मेंबर ने मना कर दिया तो वो मना ही होता है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपौर-जॉय रखा? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर एक गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल गया और इस चक्रवाती तूफान का नाम रखा है बिपौर-जॉय, जिसका अर्थ होता है आपदा। और इसका नाम किस देश ने रखा है? बांग्लादेश ने। अच्छा, अभी हमने मोचा चक्रवात के बारे में पढ़ा था जो बंगाल की खाड़ी में बना था, उसका नाम यमन देश ने रखा था। और असनी चक्रवात आया था, उसका नाम श्रीलंका ने दिया था। और तोकाते जो चक्रवात था उसका नाम म्यांमार ने रखा था। अच्छा, बॉम्ब साइक्लोन आया था कहाँ पे? अमेरिका में। और पिछले साल अम्फान नाम से तूफान आया था, उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। वैसे जो ये चक्रवात है इसका नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, जैसे कि विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, हरिकेन अमेरिका में कहा जाता है, टाइफून चाइना कहता है। अच्छा, साइक्लोन 1 से भी आपको कुछ याद आएगा। पहली बार अभी हमने इजिप्ट, मिस्र के साथ एक एक्सरसाइज किया है राजस्थान के जैसलमेर में, उसका नाम है साइक्लोन 1। और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं हम? मृत्युंजय महापात्रा को, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं। वैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की भी बात करें तो इसकी स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को। इसीलिए 23 मार्च को आप विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हो। और ये भी काफ़ी न्यूज़ में भी था। पहले तो बताओ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अभी न्यूज़ में क्यों था? 3 कारण से न्यूज़ में था। और ये तीनों प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी अगले 4 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता ये किसके पास चली गई, इसके अध्यक्ष 4 सालों के लिए कौन बने हैं, और इसके अभी नई सेक्रेटरी जनरल कोई बनी है, उनका नाम आप बताओ। वो अर्जेंटीना से है, मैंने हिंट दे दिया आपको।
ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं, इनके उत्तर दो, हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश ने एक स्वायत्त उड़ान टैक्सी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वायत्त ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया। तो ये ड्रोन यातायात भीड़ को कम करने के लिए इजराइल की राष्ट्रीय ड्रोन पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है ट्रैफिक जाम को बाईपास करना और भीड़ भाड़ को कम करना। तो इस पहल में 16 मिलियन US$ का निवेश किया गया है और इस पहल के पहले चरण का उद्देश्य है पेलोड क्षमता और सीमा को बढ़ाना, साथ ही साथ आसमान में हवाई मार्गों की प्रणाली का विकास करना। देखो, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इससे पहले आपको याद होगा, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश ये इजरायली बना था। अच्छा चलो, यहाँ पे ड्रोन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो अभी आप बताओ कि किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया था? IG ड्रोन ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? उसका नाम बताओ। वरुण। और गरुड़ एरोस्पेस ये कहाँ पे अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा? मलेशिया में। ये एक ड्रोन स्टार्टअप है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तेलंगाना में। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तराखंड बना। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ग्वालियर MP में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी किया गया था। जबकि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई थी? केरल में। तो ड्रोन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बनते हैं, करंट अफेयर से संबंधित हैं, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा मिष्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया था 5 जून को, जिसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और साथ में #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन भी चलाया गया था। और हाँ, शायद मैंने आपको थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन बताई थी, तो प्लीज इसे करेक्ट कर लेना। वो हैशटैग चलाया गया था लेकिन इसकी थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे अगर आप नोट करते हो तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम को करेक्ट कर लेना। थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार इसका होस्ट कंट्री कौन था? कोटे डी आइवर। और अभी इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई योजना को शुरू किया, अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना। वैसे ये आपने पहले भी सुन रखा होगा क्योंकि इस बार के बजट में इनकी घोषणा की गई थी, लेकिन अभी इनको शुरू कर दिया गया। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए इसको चलाया गया। वैसे भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं या वेटलैंड साइट्स हैं? 75 हैं। सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये भी तो प्रश्न बनेगा। तो तमिलनाडु में है अभी वर्तमान में बात करें तो। और इस योजना को 3 सालों के लिए चलाया गया है। आपको पता है रामसर कन्वेंशन, ये रामसर कहाँ पर स्थल है? ये रामसर स्थान कहाँ पर है? चलो ये प्रश्न आप बताओ, रामसर स्थान कहाँ पर है जहाँ पे ये रामसर कन्वेंशन हुआ था? कब? 2 फरवरी 1971 71 को। इसीलिए 2 फरवरी को आप वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हो। तो ये जो हो गया आपका अमृत धरोहर योजना रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। मिष्टी योजना की बात करेंगे तो इसे चलाया गया मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। 9 राज्यों में ये शुरू हुई है, मतलब जहां जहां पे मैंग्रोव वनस्पति है वहीं पे ये चलेगी। तो ये 9 राज्यों में है, मतलब वो राज्य जिनकी सीमा समुद्र से लगती, क्योंकि वहीं पे मैंग्रोव है। अब देखो, जैसे कि ये योजनाओं वाला प्रश्न है, तो योजनाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी करंट अफेयर्स में थी, मैं आपको रिवाइज कराऊं। अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, तो ये शुरू किया था मध्य प्रदेश ने। और इसी से मिलती जुलती है अर्न विद लर्न योजना, वो त्रिपुरा ने शुरू की थी। अभी मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना भी शुरू की, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। और लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड ने शुरू की थी। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। समर्थ अभियान आपने पढ़ा था, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। मो घर योजना अभी उड़ीसा में शुरू हुई। और दयालु योजना हो गया या चिराग योजना, ये हरियाणा की है।
अभी एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू हुई थी केरल में। कौशल्या मातृत्व योजना है छत्तीसगढ़ की। और तेजस्वी कार्यक्रम ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। संजीवनी परियोजना शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। एक मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये छत्तीसगढ़ की है। एक पथश्री रास्ताश्री परियोजना ये कहाँ पे शुरू हुई? पश्चिम बंगाल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने वित्तीय समावेशन के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने। वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। और इसके लिए एक डैशबोर्ड शुरू हुआ है जिसका नाम है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। इसको आरबीआई ने लॉन्च किया। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने। जिसका उद्देश्य क्या होगा? वित्तीय सेवाएं किस क्षेत्र में कम पहुंच रही है उनकी पहचान करना ही इसका उद्देश्य है। बाकी अभी आरबीआई ने दक्ष पोर्टल भी लॉन्च किया था। और आरबीआई ने नागरिकों को डिजिटल भुगतान सेवाओं से जोड़ने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान भी शुरू किया था। और आरबीआई ने डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थापित किया? भुवनेश्वर में। चलो बताओ, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में पहले स्थान पर है तमिलनाडु। आरबीआई की बात करते हैं। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं। अभी 3 सालों के लिए फिर से इनको नियुक्त किया गया। पहले ब्रिटिश गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। पहले इंडियन गवर्नर हैं सीडी देशमुख। और अभी इन्हीं के नाम पे मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। और आरबीआई का लोगो है, इसमें एक पेड़ है, ताड़ का पेड़, पाम ट्री, और जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर। और अभी आपको याद है शक्तिकांत दास, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने फतह नाम से अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो अभी ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का दावा किया है जिसका नाम है फतह। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड है 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल खेबर का सफल परीक्षण किया था? तो आंसर होगा ईरान ने। और इसी तरह से तुर्की ने टाइफून का परीक्षण किया था। और हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। देखो, ईरान की बात करें तो इसकी कैपिटल तेहरान है। करेंसी नई हो गई है तोमान। चाबहार पोर्ट आपको ईरान में ही मिलेगा। यहाँ पे दस्त कबीर और दस्त ए लुत्त नाम से मरुस्थल आपको मिल जाएंगे। अभी आपको याद होगा इसी साल जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का दूसरा संस्करण ये ईरान में हुआ था। उसको भारत ने जीता था ईरान को हरा के। और ईरान की सीमा किस झील से लगती है? कैस्पियन सागर से। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। चाबहार बंदरगाह ये ईरान में ही है। और अभी दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वे ईरान से ही थे। और अभी ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9th नंबर का मेंबर बना है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न था, अभी हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? ओवरऑल रैंकिंग बात कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास। फिर आपसे पूछा, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड नाम की बुक को किसने लिखा? के गोपाल कृष्णन ने। फिर आपसे पूछा, अभी किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया? सूरीनाम ने। फिर पूछा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा, सुलोचना लाटकर का निधन हो गया, वे एक अभिनेत्री थी। फिर पूछा, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न पूछा, अभी पुरुष वर्ग में फीबा 3x3 विश्व कप का खिताब किसने जीता? सर्बिया ने, अमेरिका को हरा के। फिर पूछा, रेंगलर ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? स्मृति मंधाना को।
और आखिरी प्रश्न आपसे पूछा कि किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टपन ने, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। और गाइस प्लीज देखो एक बार, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करना, भूलना नहीं है। बाकी आपके लिए इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज मैं तैयार करूंगा। कल अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मॉर्निंग में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो दोपहर तक ठीक हो गई थी। तो आप चला के देखिएगा, क्विज लगाइएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। किसी ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, या तो प्ले स्टोर में डायरेक्ट जाइए और क्रिक एग्जाम करंट अफेयर्स टाइप कीजिए, आ जाएगा, वहां पे डाउनलोड कर लो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था कि वैश्विक आयुर्वेदिक मेले का आयोजन ये कहाँ किया गया, तो आंसर होगा केरल के तिरुअनंतपुरम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।